बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुसैन मदनी। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ फैक्टराइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेरी वीडियो बनेगी ये सिर्फ़ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बनेगी। किसकी? फैक्टराइजेशन की। ठीक है, ये जो हमारे पास चैप्टर है 5, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपको समझ आ गई, किसी भी चीज़ के अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ गए समझ, तो आप आगे एक्सरसाइज खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो हमारी बनेगी उसके अंदर हम 5.1 एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेंगे। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है फैक्टराइजेशन के, उनकी तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को सबसे पहले इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन के दरमियान डिफरेंसेस जो है वो बताना चाहता हूँ। अच्छा, इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन के दरमियान डिफरेंसेस मैं क्यों बताना चाहता हूँ, कि आप लोगों के एक्सप्रेशन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, मेरा मकसद इसके पीछे क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप अपने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे जाएं शुरू में, तो वहाँ पे आपको एक सबसे पहले डेफिनेशन दी है फैक्टराइजेशन की। उसके बाद आप लोग को कुछ टाइप्स दिए हैं। ए टाइप है आप लोग के पास, आप लोग अपने बुक सामने रखें, साथ साथ आपने कॉपी भी सामने रखनी है, साथ साथ नोट भी करना है। ठीक है, ए पार्ट के अंदर उन्होंने कहा कि फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन, लफ्ज़ एक्सप्रेशन आया है, तो हमने सबसे पहले समझना है कि एक्सप्रेशन क्या है। तो बाद में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं। ये मैं इस कॉन्सेप्ट के बाद, यानी डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन के बाद ये आप लोगों को समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इक्वेशन क्या होती है एंड एक्सप्रेशन क्या होती है। अगर आपको इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन समझ आ गई तो आप लोग आसानी से ये जो 5.1 है उसको सोल्व कर सकते हैं। तो 5.1 भी वैसे आप लोग देख सकते हैं। उसके पहला जो पार्ट है, आई पार्ट जो है वो 2ab माइनस 4abx प्लस 2abd, इसके अंदर कोई भी इज इक्वल टू का साइन नहीं है। पिछले जो क्वेश्चंस हमारे पास आते थे उनके अंदर इज इक्वल टू का साइन होता था। तो हम क्या कर लेते थे कि जो एक ही फैमिली के मेंबर्स होते थे या एक टाइप के जो मेंबर्स इंटीजर्स होते थे उनको एक साइड पे शिफ्ट कर लेते थे, दूसरे जो है उनको एक साइड पे शिफ्ट कर लेते थे। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते थे। तो यहाँ पे तो कोई इज इक्वल टू का साइन है नहीं, तो इसको कैसे सोल्व कर लेंगे? इसके लिए मैं आपको डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन समझाना चाहता हूँ, तो उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं कि एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन क्या होते हैं। उनकी हेडिंग पहले दे देते हैं, उसके बाद समझ लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने हेडिंग दी है इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन की। तो मैं आप लोग को सिंपल सा एक तरीका बता देता हूँ कि आप लोग डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि ये एक एक्सप्रेशन है कि नहीं इक्वेशन है। तो मैं आप लोग को एक आसान सा तरीका बता देता हूँ। देखें, जब भी किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर या किसी भी दो या तीन से ज़्यादा इंटीजर्स या वेरिएबल्स या टर्म्स आप लोग कहते हैं मैथ्स के अंदर, उनके दरमियान ये इज इक्वल टू का साइन आ जाए ना, इज इक्वल टू का साइन मतलब दो लाइनें इस तरह की, इसको क्या कहते हैं? इक्वल साइन कहते हैं इसको। इक्वल साइन का ये मतलब होता है कि ये जो टर्म है, ये जो यहाँ पे इस साइड पे जो है लेफ्ट साइड बराबर है राइट साइड के, तो इसका मतलब ये है। तो किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी नंबर्स के दरमियान इज इक्वल टू का साइन आ जाए तो उसको आप क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे। देखिए ना, इक्वेशन इक्वल से निकला है। इक्वल मतलब यानी लेफ्ट साइड बराबर है राइट साइड के। तो यहाँ से आप लोग पिक कर सकते हो कि इक्वल का साइन किसी भी नंबर्स या दो या तीन से ज़्यादा नंबर्स के दरमियान इक्वल का साइन आ जाए तो आप लोग क्या कह सकते हो? उसको इक्वेशन बोल सकते हो। दूसरी तरफ साइड पे देखें तो यहाँ पे एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, एक्सप्रेशन के अंदर कोई आपको इज इक्वल टू की साइन नज़र नहीं आएगी। इसके अंदर क्या कर लेते हैं आप लोग? सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे इक्वेशन के डेफिनेशन में लिख सकते हैं हैव इक्वल साइन, इधर लिख सकते हैं हैव नो इक्वल साइन, यानी ये सिंपल डिफरेंस है। ठीक है, वैसे मैं ज़्यादा डीप पे नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग के पेपर्स ज़्यादा करीब है, तो हम कोशिश कर लेते हैं कि जितने आप लोग के लिए रिक्वायर्ड है पेपर्स के लिए, तो वही हम समझ ले तो काफ़ी है। तो इंशाल्लाह रहमान बाद में अगर आप लोग के पेपर्स हो गए तो मैथ्स के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं
जो मेरे नॉलेज में है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उस वक्त हम अच्छे से ये चीज़ें समझ लेंगे। तो यहाँ पे हम बस इतना समझ ले, इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन के दरमियान फ़र्क जो होता है वो इज़ इक्वल टू की साइन का होता है। जिस भी एक्सप्रेशन के दरमियान इज़ इक्वल टू का साइन आ जाए या दो नंबर्स या वेरिएबल्स के दरमियान, तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। बाकी अगर इज़ इक्वल टू का साइन नहीं आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं आप लोग को कहता हूँ कि इधर इज़ इक्वल टू का साइन आया है ना, तो अब यहाँ पे हम अरेंजमेंट कैसे करेंगे, ये जो नंबर्स जो हैं इनकी अरेंजमेंट कैसे करेंगे। देखिए 5x है ना, यहाँ पे इज इक्वल टू उधर क्या है 4x, ये दोनों क्या है, एक ही फैमिली के मेंबर्स है, यानी एक ही खानदान के आप लोग समझ लीजिए। इसके साथ भी x है, इसके साथ भी क्या है, x है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो हमारा बॉर्डर है इसको हम क्या कह लेंगे, क्या कहेंगे, इज इक्वल टू हम बॉर्डर कहेंगे। तो कोई भी नंबर इस साइड से बॉर्डर क्रॉस करके जब उधर जाएगा तो वो अपनी साइन जो है, अपनी अलामत जो है वो खो देगा। ठीक है, अपनी अलामत जो इधर प्लस की है तो उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। और अगर इधर कोई भी नंबर प्लस का है तो उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अगर कोई भी नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे कोई भी नंबर अगर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग को समझना चाहिए। मैं भी इसका ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले समझ आ जाए मैथ्स के अंदर। तो देखिए मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर हमें आगे, तो हम आगे ईज़िली हम आगे जा सकते हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स का क्लियर नहीं है। मुझे भी नहीं होते थे कि ये सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें मुझे भी क्लियर नहीं होती थी। तो इसलिए मैं आप लोग को कोशिश करता हूँ कि छोटी सी छोटी चीज़ भी हम स्किप ना करें, अच्छे से समझ लें। तो बिना टाइम ज़ाया किए मूव करते आगे। तो इसको मैं सोल्व कैसे करूँगा, देखिए 5x यहाँ पे ही रहेगा, ये प्लस का 4। अब देखिए क्यों प्लस का 4, 5 को क्यों नहीं लाते हम, 5 को इसलिए नहीं लाते हैं क्योंकि 5 के साथ वेरिएबल नहीं है। अगर 5 के साथ x होता तो हम उसको इधर लेके आते, या ऐसा कर लेते कि 4x प्लस 5x को पहले ऐड कर लेते, 9x हो जाता, फिर 9x को उधर लेके आते तो माइनस का 9x, ये इस तरह कर लेते। क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इधर ही रहने देंगे। तो माइनस इधर प्लस का 4x उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा। अब देखें दूसरा, यहाँ पे ये बेचारा अकेला रह गया, इसके साथ कोई साथी नहीं है, अपना साथी ढूंढ रहा है। तो ये -2 इधर नेगेटिव में है, तो ये अपना इधर इस इलाके में देखेगा कि अपना कोई दोस्त इसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसको देखेगा तो कहीं भी इसका दोस्त नहीं है, तो ये फोर्स करेगा, भाई आप हमारे इलाके में क्या कर रहे हैं, आप जहाँ पे आपके लोग रहते हैं आप उधर जाए। देखे ना, इंसान इंसानों के साथ रहते हैं, जानवर जानवरों के साथ रहते हैं। बिल्कुल आप लोग इसी तरह समझ ले कि ये जो नंबर्स है ये भी अपने ही नंबर्स के साथ रहना चाहते हैं, तो इसीलिए बॉर्डर क्रॉस करके इधर आते हैं। तो होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब ये -2 उधर जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि ये +5 है इसके साथ भी कोई वेरिएबल नहीं है, इसके साथ भी नहीं है। तो ये भी अपना चाहेगा कि कोई नंबर इसके साथ मिल जाए, ये भी चाहेगा कि कोई नंबर मिल जाए। तो उधर +5 तो उधर इसी तरह ही यहाँ पे ये -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि जो भी नंबर अगर बॉर्डर को क्रॉस करेगा, बॉर्डर क्या है हमारे पास, बॉर्डर है इज इक्वल टू। कोई भी नंबर अगर बॉर्डर क्रॉस करके उस साइड पे जाएगा तो अपनी साइन जो है वो खो देता है। तो मैं आप लोग को छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये अलग से भी वीडियो बना के आप लोग को भेज देता हूँ। पहले हम अपने पेपर्स की तैयारी कर ले, पेपर्स बहुत ज़्यादा करीब है। तो अब देखिए इसको मैं आगे सॉल्व करूँ। सॉरी यहाँ पे मैंने 4x नहीं लिखा है, तो ये छोटी छोटी गलतियाँ आप लोगों ने भी नोट करनी है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं 5x - 4x कर लूँ तो कितना रह जाएगा हमारे पास। देखिए आप लोग वेरिएबल्स को भूल जाए, फिलहाल ये x है ना, इनको भूल जाए, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं कि कितना हो जाएगा। बस सिंपल आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो नंबर्स है ना, कांस्टेंट नंबर्स, ये दोनों, ये 5 एंड ये 4 जो है, उनको ही सिंपल आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दे तो हो जाएगा। यानी 5 - 4 कितना हो जाएगा, 1। तो अब x भी है उसके साथ, तो x एक ही x आएगा, दो x नहीं आएंगे। तो कितना आ जाएगा, 1x। तो 1x हम बेसिकली मैथ्स के अंदर लिखते नहीं है, आप लिखे भी तो कोई इशू नहीं है। तो अभी हमारा लेवल थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, मतलब हम ज़्यादा बड़े लेवल में, तो 1 हम नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ क्या लिखेंगे, x लिखेंगे इज इक्वल टू। देखिए ये इक्वेशन है, ठीक है, हम इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं। अब एक्सप्रेशन को मैं आपको बता देता हूँ कि वो किस तरह सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 के साथ अगर हम 2 को प्लस कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो वो हमारे पास हो जाएगा 7।
अब होप सो ये आपको समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह एक इक्वेशन को सॉल्व किया। इक्वेशन को सॉल्व हमने इस तरह किया कि जो हमारे पास बॉर्डर था इज़ इक्वल टू था, यहाँ पे जो सेम नंबर्स थे, यहाँ पे इस तरफ जो लेफ़्ट साइड पे जो नंबर्स थे उनको उस साइड पे शिफ्ट किया है। क्यों किया है? क्योंकि वहाँ उनके मेंबर्स वहाँ पे रहते थे, उनको इस साइड पे शिफ्ट किया और साइन उनके तब्दील हो गए। समझ आ गई है आप लोग को? इंशाल्लाह आप लोग को जब अच्छे से सुन लेंगे, लेक्चर साथ साथ नोट कर लेंगे, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप लोग को साथ साथ क्लियर होती जाएंगी। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब हम बात करते हैं कि एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे नंबर्स को हम किस साइड पे शिफ्ट कर लें। एक्स को किधर लेके जाएं, सॉरी 2 को किधर लेके जाएं, 4 को किधर लेके जाएं। ये यहाँ पे कोई इज इक्वल टू का साइन नहीं है, तो थोड़ा सा परेशानी, हमें थोड़ी सी परेशानी होती है। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्रेशन का मतलब ही ये होता है कि सिंपल जो नंबर्स हैं उनको आप अरेंज कर लेते हैं, बस। इज इक्वल टू, कोई इज इक्वल टू नहीं होता, बस आप सिंपल क्या कर लेते हैं, नंबर्स को अरेंज कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? यहाँ पे देखें, ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये दोनों एक ही ख़ानदान के, एक ही फैमिली के, एक ही फैमिली मेम्बर से। तो ये चाहेंगे ना कि ये आपस में मिल जाए। सारे हम यही चाहते हैं कि हम अपने फैमिली के साथ मिले, हम अपनी फैमिली के साथ रहें, तो ये भी चाहते हैं। तो x जो है वो किसके साथ जाएगा? 2 के साथ बिल्कुल नहीं, 4 के साथ बिल्कुल नहीं हो जाएगा। अब किसके साथ जाएगा? 5 के साथ। क्यों? क्योंकि 5x इसके साथ भी है, तो इसने ढूंढ लिया अपने साथी को, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? x प्लस 5। अब माइनस क्यों नहीं लिखा? देखिए, माइनस यहाँ पे साइन बिल्कुल चेंज नहीं होगी। जिस तरह के साइंस इनके साथ है, इंटीजर्स के साथ, नंबर्स के साथ, वही साइन होगा। क्यों होंगे? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है, कोई इज इक्वल टू नहीं है, कोई इनके लिए शर्त नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। बस ये सिंपल इधर आएंगे, आके क्या हो जाएंगे? अपने साथी के साथ ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे +2 है, +2, यहाँ पे -4। या ये भी इधर, ये मतलब ये आप लोग ये समझ ले कि कोई यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं है, तो जो साइन इनके साथ है वही रहेंगे। तो यहाँ पे सॉरी, फिर से मैं 5x लिखना भूल गया हूँ। आप लोग ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं, इनको आप लोग ना साथ साथ देख ले। कहीं मैथ्स के अंदर जब पेपर हम दे रहे होते थे कि दे रहे होते हैं तो माइनस एंड प्लस का बहुत ज़्यादा, ये छोटे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर एक भी नंबर हमारा गलत हो गया तो पूरा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो आप लोगों ने मैथ्स के अंदर इन सब चीज़ों का क्या करना है? ध्यान रखना होता है। चले नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब देखें, मैथ्स के अंदर क्या होता है कि कोई भी नंबर अगर अकेला है, देखिए वेरिएबल है, चाहे वो x है, चाहे वो y है, चाहे वो z है, जो भी वेरिएबल है, तो उसके साथ अगर कुछ भी नहीं है तो क्या होता है? उसके साथ 1 होता है, ठीक है। उसके साथ कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है। तो आप यहाँ पे इसके साथ 1 लिख सकते हैं। मैथ्स के अंदर हम वैसे लिखते नहीं है क्योंकि हम अभी बस 1 लिखते नहीं है, लेकिन अब 1 होता है। इसकी डिवाइड में भी 1 है, इसकी पावर में भी क्या होता है? वो भी 1 होता है। कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है? वो 1 होता है। तो अब देखिए, 1 को हम किसके साथ ऐड कर लेंगे? 5 के साथ। अगर x को डायरेक्ट 5x के साथ कर लेते, थोड़ा सा अगर आप लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स वीक भी ज़्यादा होते हैं तो उनको ज़्यादा परेशानी ना हो, तो मैं समझाना चाहता हूँ उनको कि इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो 1 है। अब 1 को हम किसके साथ ऐड कर लेंगे? 5 के साथ। तो हमारा कितना आंसर आना चाहिए? वो आना चाहिए 6। क्यों? 1 + 5 6 होता है। अब क्या करेंगे? डबल x लिखेंगे हम? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। डबल x स्क्वायर यानी कब लिखेंगे? जब हमारे पास वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, यानी x मल्टीप्लाई x। देखिए 1x मल्टीप्लाई 5x, तब हम x स्क्वायर लिख सकते हैं। अदरवाइज हम स्क्वायर कभी नहीं लिख सकते। प्लस में कभी स्क्वायर, माइनस में कभी स्क्वायर नहीं लिख सकते, सिर्फ एक बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 6x आ जाएगा। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। प्लस यहाँ से, अब देखिए प्लस में नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? आप लोग को, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, प्लस को, ये हमें डिस्टर्ब करेगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए, मैथ्स के अंदर दूसरे जो आपको साइन जो है वो मल्टीप्लाई करने आने चाहिए। वो किस तरह? देखिए, प्लस मल्टीप्लाई, मैं इधर लिख लेता हूँ, साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, इनको नोट कर लेना है। जब भी अगर प्लस मल्टीप्लाई माइनस आ जाए, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो आंसर क्या आना चाहिए? प्लस माइनस होता है माइनस। समझ आ गई? अगर माइनस पहले आ जाए फिर वो मल्टीप्लाई हो जाए प्लस के साथ, तो भी हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए? माइनस आंसर आना चाहिए। ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब देखें, अगर मैं ये कहता हूं कि
प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस, वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए हमारे पास प्लस। ठीक है, मैथ्स के अंदर प्लस प्लस जब मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या होता है? प्लस होता है। अब ये कैसे, कहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं? देखिए यहाँ पे प्लस माइनस, इधर देखेंगे प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों नंबर्स को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अगर यहाँ पे पहले माइनस होता है फिर बाद में प्लस होता, तो प्लस माइनस प्लस क्या होता? वो भी माइनस होता, तो हम दोनों नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर यहाँ पे प्लस यहाँ पे भी प्लस होता है तो प्लस प्लस क्या होता है? हमें पता है मैथ्स के रूल्स के अंदर वो होता है प्लस, तो दोनों को हम क्या कर लेते हैं? प्लस कर लेते हैं। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, यानी माइनस को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर ले तो वो कितना होना चाहिए हमारे पास? वो क्या होना चाहिए? वो होगा, मैथ्स के अंदर रूल है कि वो भी प्लस हो जाएगा। तो ये आपने नोट करना है, उनको अच्छे से समझ लेना है कि इनको हम मैथ्स के अंदर कैसे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लगता है तो बहुत सा छोटा सा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बहुत काम आएगा। इसको आप लोग नोट कर ले, स्क्रीनशॉट लेना है, जो करना है आप लोग की मर्ज़ी है, दोनों तरीके ठीक है। अगर आपको लेक्चर पहले सुनना है फिर वो अगर आप बाद में स्क्रीनशॉट लेके से वो नोट करना चाहते हैं तब भी ठीक है। अगर आप लोग साथ साथ नोट करना चाहते हैं तब भी आप लोगों के लिए कोई इश्यू नहीं होगा। तो बिना टाइम ज़ाया के मूव करते अपने क्वेश्चन की तरफ। कहाँ पे आए थे हम? अच्छा, अब हम आए थे कि इधर। अब क्या होगा? प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, हमें पता है, पहले हमने लिखा है प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। अब देखिए माइनस तो होगा, यहाँ पे माइनस क्यों माइनस लिखा हमने? हमने लिखा है बड़े के साथ भी माइनस है, तो हमेशा ये भी देखना होता है कि साथ साथ बड़े के साथ कौन सा साइन है। बड़ा जो टर्म है यहाँ पे 4 है ना, तो उसके साथ क्या है? उसके साथ हमारे पास माइनस है, तो तब हम माइनस लिख सकते हैं। मैं अगर आगे आप लोगों के लिए इस तरह के क्वेश्चंस आ गए तो उनके साथ समझा देता हूँ कि बड़े के साथ अगर प्लस हुआ तो वो क्या होता है, बड़े के साथ माइनस हुआ तो वो क्या होता है। देखिए हम बस ये सिंपल आप लोग समझ लिए कि बड़े के साथ जो साइन होता है हम उसी को लिख लेते हैं। समझ आ गई? पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं नंबर्स को, तो जो मल्टीप्लाई होंगे उस हिसाब से माइनस प्लस करेंगे नंबर्स को, लेकिन फिर साइन जो लिखना होता है उसको देखेंगे कि बड़े के साथ क्या है। होप सो ये आपको समझ आ गया। देखिए अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्या कर लेता, यहाँ पे प्लस कर लेता, मैं इसको समझाना चाहता हूँ आप लोग को किस तरह। अगर आप लोग के पास यहाँ पे जो है प्लस 2 के साथ माइनस होता, 2 के साथ क्या होता? माइनस, 4 के साथ प्लस होता है, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। लेकिन बड़े के साथ कौन सा साइन है? नंबर्स को तो हम माइनस करेंगे, आप लोग की बात बिल्कुल ठीक है, मतलब आप लोग जो सोचते हैं माइनस, बिल्कुल ठीक, माइनस करेंगे हम, माइनस प्लस माइनस होते हैं, 2 आंसर आएगा हमारा। लेकिन माइनस का 2 आएगा, प्लस का 2 आएगा, ये हमें कंफ्यूज करता है। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे? उसके लिए हम देखेंगे कि इन दोनों नंबर्स जिनको हम माइनस प्लस करते हैं वो दोनों नंबर्स, उनमें से बड़ा कौन सा है, पहले वो देखेंगे, उसके साथ बड़े के साथ कौन सा साइन है, प्लस का है या माइनस का। अगर प्लस का है तो प्लस लिखेंगे, माइनस का है तो हम माइनस लिखेंगे। तो होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अगर यहाँ पे भी माइनस होता तो माइनस माइनस क्या होता? प्लस, और बड़े के साथ भी माइनस, तो हम माइनस पहले लिखेंगे, पहले हम हमेशा साइन लिखेंगे। तो हम अपने क्वेश्चन इसको मिटा देते हैं यहाँ से। मिटाने के बाद हमारे पास क्या था? हमारे पास था प्लस का 2 था इसके मुताबिक, और माइनस का 4 था। तो हम इनको क्या कर लेंगे? प्लस माइनस, माइनस नंबर्स को तो माइनस करेंगे, कितना आएगा? 4 माइनस 2 कितना आएगा? 2। और अब साइन लिखने की बात, साइन इधर नहीं लिखना, इधर लिखना होता है साइन, ठीक है, सामने लिखना होता है उसके। तो प्लस माइनस माइनस होता था तो माइनस भी लिखेंगे, माइनस तो वैसे भी आ रहा है लेकिन बड़े के साथ माइनस है, बड़े के साथ भी क्या है? माइनस है। तो हम अगर बड़े के साथ प्लस होता है फिर भी अगर नंबर्स माइनस होते तो बड़े के साथ प्लस लिखते, ठीक है, बड़े के साथ जो है वही लिखते। तो यहाँ पे माइनस बड़े के साथ है तो हम क्या कर लेंगे? माइनस लिखेंगे। तो ये हमारी हो गई एक्सप्रेशन। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। यानी आप लोग सिंपल ये समझ ले कि सिंपल अरेंजमेंट करते हैं हम नंबर्स को बॉर्डर के उस पार या इस पार, यानी यहाँ पे कोई साइन के साथ छेड़ा नहीं जाता, इनके जो साइन है उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाती है। तो होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल इक्वेशन का मैं आप लोग को कुछ और समझाना चाहता हूँ कि इक्वेशन इस मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन में इस ये साइड जो है इस इक्वल टू का मतलब ये होता है, इक्वल टू का जो साइन है ना इसका मतलब ही ये होता है कि ये साइड है, ये साइड जो है वो इस साइड के बराबर है, ठीक है।
तो अब आपको छोटा सा एग्जांपल लाके इधर मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह ये साइड इस साइड की दिखने में तो कोई साइड बराबर नहीं लगती हमें। वो कहता है मतलब बराबर का ये मतलब है ना, देखिए 1 इज़ इक्वल टू 1, यानी ये इस तरह कह रहे हैं बराबर, तो हमें दिखने में तो ये बराबर नहीं लगती है। तो ये बराबर किस तरह होती है, अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ कि ये बराबर किस तरह होती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिखा है। अब इससे हम ये वाज़े करेंगे कि क्या राइट साइड बराबर है लेफ़्ट साइड के। ये कह रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कह रहा है कि x प्लस 5 जो है वो इस इक्वल टू यानी बराबर है 2 के। ये बराबर कैसे होता है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आपको प्रोसीजर बता देता हूँ कि ये बराबर किस तरह होता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, फिर वही बात है कि हम इसका कोई साथी नहीं उधर जाने के लिए, तो ये इधर ही रहेगा। यहाँ पे इज़ इक्वल टू मैंने 5 क्यों नहीं लिखा, आप लोगों को अभी तो समझ आ गया होगा कि मैंने 5 क्यों नहीं लिखा है। यहाँ पे देखें, ये 5 जो है वो अपने नंबर को ढूंढ लेगा उधर जाके, यानी ये क्या कर लेगा, ये देखेगा कि इधर इसका कोई साथी, इसके ख़ानदान वाला है, इसकी फैमिली वाला यहाँ पे कोई रहता है नहीं, बिल्कुल। तो ये क्या कर लेगा, ये मूव करेगा उस तरफ। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका फैमिली मेम्बर मौजूद होता है, रहता है। तो यहाँ पे +2 पहले से है, तो ये माइनस का 5 उधर जाके सॉरी प्लस का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो x कितना आएगा हमारे पास, x आएगा इज इक्वल टू माइनस का 3। यहाँ पे होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब क्या करेंगे, अब उसने तो कहा था ये इसके बराबर है, यहाँ पे तो कोई बराबर नहीं आ रहा, यहाँ पे x है, यहाँ पे -3। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल आप लोगों ने इस तरह नहीं सोचना। अब क्या करना है, इसको बराबर है कि नहीं है चेक करने के लिए, ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है इसको हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमने पहले नाम दिया था, जो हमने पहले एग्जांपल लिया था। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करके देखेंगे कि लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड बराबर आते हैं, तो ही हमारा आंसर जो है वो लाया है, इक्वेशन को सोल्व किया है वो ठीक है, अदरवाइज गलत है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो मतलब मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ बस ओरल बता देता हूँ कि आप लोगों ने ये करना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि डायरेक्ट पुट कर लेता हूँ यहाँ पे जाके। x की जगह में मैं क्या लिखूँ, -3, बिकॉज x की वैल्यू -3 इस इक्वेशन के अंदर मैं पुट करने जा रहा हूँ। नज़र आ रही है आप लोग को, ये सॉरी थोड़ा सा -3 आप लोग को नज़र आ चले। अब क्या कर लेंगे, -3 के साथ +5 है आगे, इस इक्वल टू 2। देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यहाँ पे अभी मैं आपको समझा देता हूँ। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस तो नंबर्स को माइनस करे, पहले जान छुड़ाए पहले माइनस करके, तो प्लस प्लस माइनस होता है, तो 5 - 3 कितना होगा, वो होगा 2। अब देखिए नंबर्स तो माइनस होते थे, लेकिन हम माइनस नहीं लिखेंगे। माइनस प्लस माइनस होता है तो हम माइनस कभी भी नहीं लिखेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे बड़ा कौन सा है, 3 5 है, तो बड़ा 5 है हमारे पास, तो बड़े के साथ कौन सा साइन है, वो है प्लस, तो हम प्लस लिखेंगे इज इक्वल टू 2। वैसे ये प्लस जो है वो हम मैथ्स के अंदर लिखते नहीं हैं, यानी अगर कोई भी आपको कहें कि यार इसके साथ बता दे, इसके साथ कौन सी साइन है, तो आप माइनस नहीं बताएंगे बल्कि क्या बताएंगे, प्लस, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, प्लस होता है। तो होप सो ये आपको समझ। अब देखें, अब हमने प्रूफ किया कि लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड के बराबर है। तो इक्वेशन का असल में ये मतलब होता है, अगर यहाँ पे ये बराबर नहीं आते तो वो हमारी इक्वेशन गलत थी, तो हम इसको इक्वेशन नहीं कह सकते थे। तो होप सो ये आपको समझ आ गया होगा कि इक्वेशन क्या होते हैं एंड एक्सप्रेशन क्या होता है। अब मैंने आपको समझाया क्यों था, आप लोग अपने एग्जाम्पल्स के अंदर जाके देखें, वहाँ पे ये पेज नंबर आप लोग की बुक की पेज नंबर जो है वो 98 के अंदर देखें। ये जो इंट्रोडक्शन है उसके नीचे ही ए पार्ट के अंदर आपको कुछ एक्सप्रेशंस की टाइप्स दिए हैं। अब फैक्टराइजेशन तो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। यहाँ पे एक्सप्रेशन का लफ्ज़ आया था, तो एक्सप्रेशन आपने बिल्कुल नहीं घबराना है कि एक्सप्रेशन क्या होता है, वो मैंने आपको समझा दिया है कि सिंपल जिसके अंदर कोई इज इक्वल टू का साइन नहीं होता और कोई शर्त नहीं होती कि साइन जो है नंबर्स के साइन बदल जाए, बस सिंपल अरेंजमेंट हो के वो सॉल्व होता है, तो उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। तो बिल्कुल 5.1 के अंदर भी जो जितने भी पार्ट्स है वो सारे के सारे क्या आप लोग के एक्सप्रेशन है। तो स्टूडेंट्स अभी हम क्या करेंगे, अभी होप सो ये आपको समझ आ गया होगा, आपने इसके स्क्रीनशॉट लेना है।
अब मैं आपको समझा देता हूँ कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो फैक्टराइजेशन को स्टडी करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं जो जितना भी हमने किया। आप इसका स्क्रीनशॉट लें या साथ साथ अगर नोट किया तो अच्छी बात है। अभी हम क्या कर लेते हैं, इसको रफ करके फैक्टराइजेशन क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने हेडिंग दी है फैक्टर की, ठीक है। फैक्टर क्या होता है? अच्छा, मैंने फैक्टर क्यों पहले लिखा, यहाँ पे फैक्टराइजेशन क्यों नहीं लिखा, देखें। मैं आप लोगों को छोटी सी छोटी चीज़ भी समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे फैक्टराइजेशन दो लफ्ज़ है, फैक्टर पहले आता है, तो मैंने सोचा कि पहले फैक्टर को स्टडी करते हैं, उसके बाद हम फैक्टराइजेशन पे जाएंगे, ठीक है। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर आप सिंपली इसकी आप लोग को यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि एक ऐसा नंबर, अ नंबर दैट डिवाइड्स अ गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड फैक्टर। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी एक ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर को एग्जैक्टली क्या कर लें, डिवाइड कर ले। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ, साथ साथ आप उसको नोट कर ले। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने फैक्टर की डेफिनेशंस, दो डेफिनेशंस लिखी है। आपको जो आसान लगती है वो आपने फॉलो करनी है, ठीक है। वैसे दोनों बहुत ज़्यादा ईजी है। अब पहले हम रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद समझा देता हूँ आप लोगों को। फैक्टर, अ नंबर दैट डिवाइड्स अ गिवन नंबर एग्जैक्टली, एक ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करे। अच्छा, ये एग्जैक्टली का क्या मतलब होता है वो आपको मैं एग्जाम्पल से समझा दूंगा, ठीक है। आप लोग सिर्फ इतना याद रखें कि एक नंबर है, एक ऐसा नंबर होता है जो किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली क्या करता है, डिवाइड करता है, तो उस नंबर को हम कहते हैं फैक्टर कहते हैं। या आप इसकी डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, यानी एक ऐसा नंबर जो एग्जैक्ट डिवाइजर होता है दूसरे नंबर का, एग्जैक्ट डिवाइजर। अब ये एग्जैक्ट डिवाइजर का क्या मतलब होता है, ये अभी मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है 24, ठीक है। 24 को अब देखें कौन कौन से नंबर्स है जिनको 24 क्या कर लेता है, जो 24 को एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे 1 से। क्या 1 से हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। 1 को अगर मैं किस से मल्टीप्लाई करूं तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या आएगा, 24। तो जाहिर सी बात है 1 को 24 से कर लेंगे। तो इधर मैं लिखता हूँ 124 कितना होता है, 124 डिवाइड बाय। अच्छा, एक और बात, मज़े की बात यहाँ पे ये होनी चाहिए कि जो रिमाइंडर जो होगा हमारा वो क्या आना चाहिए, वो हमारा 0 आना चाहिए। अगर आप लोग के पास रिमाइंडर 0 नहीं आता तो उसमें फिर वो एग्जैक्ट डिवाइज़र उसको आप नहीं कह सकते। तो देखिए यहाँ पे इनको माइनस कर लेते हैं ना, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो 4 से निकाला 0, 4 से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, 2 से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, यानी ये 1 जो है वो आप कह सकते हैं कि ये एग्जैक्ट डिवाइज़र है उस नंबर का, किस नंबर का, 24 का। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि क्या 2 जो है वो 24 को एग्जैक्ट डिवाइड कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूँ तो 2 कितने ज़ा 24 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग 2 12 ज़ा 24, तो आंसर कितना आएगा हमारा 0। देखिए 0 आना शर्त है, 0 आना चाहिए। 0 आता है तो इसका मतलब ही यही है कि आपके पास जो आपने नंबर लिया है वो एग्जैक्ट डिवाइज़र आप उसको कह सकते हैं। जो रिमाइंडर जो होगा हमारे पास उसको आप क्या कहेंगे, उसको अगर 0 आया तो तभी आप उसको कहते हैं एग्जैक्ट डिवाइज़र है। नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट मूव करने के लिए हम क्या कर लेंगे, देखेंगे कि क्या 3 भी इसको डिवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकते 24 को एग्जैक्टली। तो अच्छा, हम देखेंगे अभी 3 से क्या होता है। तो 3 से देखिए, आप लोग खुद सोचें कि 3 से हो सकता है 3 जो है वो एग्जैक्ट डिवाइड कर सकता है 24 को। तो हम देखेंगे कि 3 कितने ज़ा हम अगर कर ले तो वो 24 होता है। अब 3 तो जाहिर सी बात है 3 करेगा। अब 3 की अगर आपको कोई डायरेक्ट नहीं आता है तो फिर कोई मसला नहीं, 3 का टेबल भी पढ़ सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, फिर 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 8 ज़ा कितना होगा 24। यानी आप इस तरह टेबल पढ़ के भी आप इसको एग्जैक्ट डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 कितने ज़ा होगा, 3 8 ज़ा अगर हम कर ले यहाँ पे तो वो कितना आएगा 24। तो आंसर कितना आएगा 0। तो 3 भी हमारे पास एग्जैक्ट इसको क्या कहते हैं फैक्टर हम इसको कह सकते हैं 24 का।
अब देखेंगे आगे 4 क्या होता है, तो 4 देखिए 4 बिल्कुल होता है। 4 कितने जा 4 6 अगर हम कर ले तो 4 6 कितना होता है, 4 6 24। तो ये भी हमारे पास 0 आ जाता है। उसके बाद हम देखेंगे क्या 5 से भी हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं होता। 5 24 की टेबल में नहीं आता। तो हम मूव करेंगे 6 की तरफ, तो 6 से होता है, तो बिल्कुल होता है। 6 कितने जा होते हैं, देखिए 4 6 जा क्या आता है, तो 6 कितना जा होगा, 6 4 जा। तो हम इधर 6 रखेंगे, अंदर ऊपर 4 आएगा, तो 24 जो है वो यहाँ पे कहलाएगा इसका एग्जैक्ट डिवाइज़र 6 कहलाएगा। ठीक है, 6 जो है वो एग्जैक्ट डिवाइज़र है, यानी 6 को हम 4 कह सकते हैं। 6 को जो है हम फैक्टर कह सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं 6 के बाद 7 7 7 3 जा 21 होता है, फिर नहीं होता। 7 से हम नहीं करेंगे। उसके बाद हम 8 पे जाएंगे। देखिए 8 पहले हमने किया था 3 कितने जा 3 8 जा, तो फिर 8 3 जा भी हो सकता है। ये आप लोग छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप समझ लिए मैथ्स के अंदर आप लोग के लिए आसानी होती है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए आसानी होती है, टाइम बचाने के लिए। आप लोग टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अपनी टाइम को बचाना। तो हम इस तरह स्मार्ट वर्क जिसको कहते हैं वो कर ले तो बेहतर है। 8 कितने जा 8 3 जा, तो वो 8 24 हो जाएगा, फिर 0। ये भी हम इसको 8 को भी हम क्या कह सकते हैं, फैक्टर कह सकते हैं। उसके बाद आप लोग देखें 12 है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है। अब डायरेक्ट 12 पे जाए तो 12 2 जा आप लोग कह सकते हैं 12 2, तो कितना होगा 24। तो 12 भी आपके पास क्या है, एग्जैक्ट डिवाइज़र जिसको हम कह सकते हैं, या फैक्टर आप उसको कह सकते हैं। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि फैक्टर हम किसको कहते हैं, यानी ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड कर ले उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। आगे देखें उसके बाद 24 खुद भी है ना, 24 को अगर हम कर ले तो 24 1 जा 24। तो आपके पास जो 24 है उसको भी आप एग्जैक्ट डिवाइज़र या फैक्टर ऑफ 24 कह सकते हैं। उसके बाद आगे देखें तो आगे तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो हमें 24 को एग्जैक्ट डिवाइड कर ले, तो बस इतना ही काफ़ी है। तो कौन कौन से हो गए, फाइनली हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 24 है। यानी ये जो है इनको हम फैक्टर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने एग्जैक्ट दूसरे नंबर को डिवाइड किया है। अब आते हैं क्वेश्चन इसके डेफिनेशन की तरफ। तो देखें, अ नंबर दैट डिवाइड्स अ गिवन नंबर, यानी एक नंबर ऐसा नंबर है जो डिवाइड करता है गिवन नंबर कौन सा था 24 को एग्जैक्टली, यानी बराबरी से, यानी उसको बराबरी से क्या कर, एक ही पॉइंट में क्या कर लेगा, डिवाइड कर लेगा। और हमारे पास जो रिमाइंडर जो है वो कितना आना चाहिए, वो 0 आना चाहिए। तो होप सो ये आपको समझ आ गया होगा कि फैक्टर्स अब किनको कहते हैं। तो अभी हम मूव करेंगे फैक्टराइजेशन पे। ठीक है, फैक्टराइजेशन पे जाएंगे तो फैक्टराइजेशन क्या होती है इनको हम स्टडी करेंगे। इनको स्टडी करने से पहले मेरे जहन में एक सवाल आता है, हो सकता है आप लोग के जहन में भी एक सवाल आता हो कि ये जो मैं रिमाइंडर कहता हूँ, इसको जो आप लोग रिमाइंडर भी पढ़ सकते हैं, आप लोग की मर्ज़ी है। तो इसको हम, ये होता क्या है असल में, ये जो रिमाइंडर है जो इस जिसको हम कहते हैं, ये असल में होता क्या है। देखें छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको भी हम साथ साथ कवर कर ले तो बेहतर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट है ना, ये इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई जी हमें तो ये समझ नहीं आया कि ये, इसको चलो समझ आया, ये अंदर जो है इसको क्या कहते हैं, ऊपर जो आया उसको क्या कहते हैं, बाहर जो मल्टीप्लाई करता है उसको क्या कहते हैं, जो डिवाइड कर रहा होता है उसको क्या कहते हैं, जो डिवाइड हो रहा होता है उसको क्या कहते हैं, जो आंसर आ रहा होता है उसको क्या कहते हैं, जो लास्ट में रिमेनिंग पार्ट है उसको क्या कहते हैं। तो उसके लिए अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि ये असल में होते क्या हैं। तो इनको पहले हम रफ़ कर लेते हैं, रफ़ करने के बाद इसको, वैसे भी आज की वीडियो जो हमारे पास है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई इशू होता है तो आप क्या कर ले, कमेंट्स में आप मुझे बता दें कि यहाँ पे मुझे इशू है, तो मैं आप लोग के लिए अपनी पूरी कोशिश करके आपको जो आपका जो सवाल आएगा उसका आंसर दे सकूं। तो इसको पहले मैं रेस कर लेता हूं। रेस करने के बाद आप लोग को एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं कि जो रिमेनिंग पार्ट क्या कहलाता है, डिवाइड जो डिवाइड हो रहा है उसको क्या कहते हैं, जो डिवाइड करता है उसको क्या कहते हैं। तो अभी आपको समझा देता हूँ, पहले हम इसको कर लेते हैं रफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल में मैंने 75 को लिया। ठीक है, अब 6 से हम क्या कर लेंगे, 75 को पहले कर लेंगे डिवाइड, और उसके बाद जो लास्ट फॉर्म हमारे पास, हम जब आंसर आएगा तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो क्या होते हैं।
तो अब मैं 6 से अगर 75 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 को पहले मैं 1 से कर लेता हूँ, 6 1 जा 6, तो इधर मेरा क्या आएगा 6 आएगा, यहाँ पे ये माइनस होता है तो ये इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, इसको पहले हम यहाँ से सोल्व करेंगे। क्यों यहाँ से सोल्व करेंगे? क्योंकि हम अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर हो जो नोमिनेटर जो है उसमें बड़ा हो, सॉरी डिनोमिनेटर बड़ा हो, नोमिनेटर जो हो वो हमारा छोटा हो, तो हम यहाँ से एक बोरो लेके उधार लेके इसको दे देते हैं तो ये 15 हो जाएगा, फिर उसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे तो फिर मसला हो जाएगा। पहले तो हम इसको कर सकते हैं, यहाँ पे अगर 7 आया, ठीक है, यहाँ पे 5 के नीचे अगर 7 हो तो फिर अगर हम पहले इसको कर ले तो यहाँ पे आएगा 7 से 6 निकाला तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ से 5 से 7 को कैसे निकालेंगे, फिर हम फंस जाते हैं। इसलिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ से सोल्व कर लेंगे। क्यों यहाँ से सोल्व कर लेंगे, फिर बता रहा हूँ, राइट साइड से सोल्व कर लेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो अगर बड़ा हो, नोमिनेटर जो है वो छोटा हो, तो यहाँ से बोरो लेके हम उसको देके फिर यहाँ से इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। होप सो ये आपको आता भी होगा, नहीं आता है तो फिर अभी आपको आ गया है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ नीचे 5 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 0 तो खैर यहाँ पे नहीं होता है, वो 0 अगर हो गया तो वो 60 हो जाएगा, ठीक है। फिर 60 हो जाएगा तो जी बिल्कुल 60, 0 ही है, आप लोग ये समझ लिए कि 0 ही है आपके पास, ठीक है। 0 है क्योंकि 75 से हम फिर अगर 60 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर वही आ जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग भी साथ साथ क्लियर कर लें। फिर यहाँ से 7 से -6 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1। तो आंसर कितना आया 15। हमारा आंसर कितना है, अगर हम 1 से किया तो वो 15 आंसर आया। अब क्या करेंगे, अब अगर बाहर फिर भी छोटा है, ठीक है, अगर अंदर छोटा हुआ बाहर बड़ा हुआ तो तब हम नहीं कर सकते। अंदर बड़ा है 6 से और भी कर सकते हैं, तो हम क्या कर लेंगे, 6 को अगर मैं 2 जा करूँ तो 6 2 दा कितना होता है 12, 1 2। अब फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम जाएंगे इधर, 5 से 2 को अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा 3। 0 1 से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो वो आता है 0। तो वैसे 0 लिखते नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ तो कोई मसला ना हो जाए, ठीक है। अब देखिए, अब ये हमारा सवाल जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब इनको हम नाम किस तरह देंगे, क्या नाम देंगे। जैसा कि यहाँ पे 3 आया, इसको हम क्या कहेंगे, बाहर जिससे हमने डिवाइड किया था उसको क्या कहेंगे, या जिसको मल्टीप्लाई किया था उसको क्या कहेंगे, और जो हमारा आंसर आया उसको क्या कहेंगे। तो देखें, जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम कहते हैं मैथ्स के अंदर डिवाइजर। क्या कहते हैं, डिवाइजर का मतलब होता है जिससे आप मल्टीप्लाई करते हैं उसको आप क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। उसके बाद जिसको डिवाइड किया है हमने, किसको डिवाइड किया यहाँ पे 75 को, तो उसको हम कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं, DIVIDEND, डिविडेंड, ठीक है, इसको डिविडेंड कहेंगे। अच्छा, जो हमारे पास आंसर ऊपर आया है उसको क्या कहेंगे, यानी 6 12 जा करके जो हमने लाया है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं क्वोशंट। इसको क्या पढ़ा जाता है, क्वोशंट। QUOTIENT, स्पेलिंग का आपने साथ साथ ध्यान रखना है, मिस्टेक हो जाती तो आपने उनको क्लियर कर लेना है, ठीक है। ये भी हमारा हो गया। अब लास्ट में जो रहता है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं, देखें रिमेनिंग पार्ट है ना ये हमारे इस क्वेश्चन के अंदर, रिमेनिंग पार्ट जो है उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिमाइंडर। क्या कहेंगे, रिमाइंडर। स्पेलिंग क्या है इसकी, REMAINDER, रिमाइंडर पढ़ेंगे इसको। वैसे मैं तो रिमाइंडर ही पढ़ता हूँ, कुछ लोग इसको रिमाइंडर भी पढ़ते हैं, तो अब पता नहीं कौन सा सही है। मैंने जिनसे पढ़ा है उनसे तो मैंने रिमाइंडर पढ़ा है। तो बस आप लोग जिस तरह आपके टीचर्स आप लोग को कहते हैं इसी तरह आपने इसको पढ़ना है। रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर भी हो सकता है, रिमाइंडर भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। ये मैटर नहीं करता है कि ये किस तरह पढ़ा जाता है, बस ये मैटर करता है कि इसको कहते किसको है, रिमाइंडर या रिमाइंडर कहते किसको है। आई होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखें, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब वो क्या है, अगर हम इन सब के बीच में जो हमारे पास रिलेशन बनता है, किसके बीच में, डिवाइजर, रिमाइंडर, डिविडेंड,
ये डिविडेंड जो है, उसके बाद क्वेश्चन जो है, इन सब के बीच में एक रिलेशन बनता है। वो रिलेशन क्या है? तो सबसे पहले मैं वहाँ पे रिलेशन लिख लेता हूँ। तो पहले मैं रिलेशन लिख लेता हूँ, फिर आप लोग को उसके बाद समझा देता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा है कि रिलेशन बिटवीन द, किन के दरमियान रिलेशन, किन के दरमियान, देखिए, डिविडेंड, डिवाइजर एंड क्वोशिएंट और रिमाइंडर, जितने भी ये चार हमारे पास टर्म्स थे, इनके दरमियान रिलेशन। अच्छा, रिलेशन किसे कहते हैं? रिलेशन का मतलब होता है ताल्लुक, यानी रिलेशन, दो चीज़ों के दरमियान के ताल्लुक को हम क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। ये चीज़ भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे अब हम क्या कर लेंगे, देखिए, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर के अंदर जितने भी इन दोनों के, इन चार टर्म्स के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है। अब वो हमें रिलेशन क्या दे रहा है, देखिए, रिलेशन कुछ इस तरह का है। डिविडेंड जो है वो बराबर होगा, डिविडेंड, डिविडेंड हमने किसको कहा था? डिविडेंड हमने कहा था जिससे हम क्या कर लेते हैं, जिसको हम डिवाइड कर लेते हैं, यानी अंदर जो के जो डब्बे के अंदर जो हमारे पास वैल्यू, इसको डब्बा के लिए आप लोग स्क्वायर कहते हुए इसको, तो आप उसको उसके अंदर जो है रूट कहते हैं, सॉरी, उसको रूट के अंदर जो वैल्यू थी उसको हम क्या कहते थे? उसको कहते थे कि डिविडेंड। अच्छा, डिविडेंड बराबर है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट। अच्छा, डिवाइजर किसको कहा था? डिवाइजर कहा था जिससे हमने डिविडेंड को डिवाइड किया था, जिससे हमने डिवाइड किया था, ठीक है, वो बाहर था हमारे पास, वो रूट के बाहर होता है। तो वो डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन, और क्वेश्चन कौन सा है? जो हमारा ऊपर टॉप पे आंसर आता था, और प्लस रिमाइंडर। अब ये आपको समझ आ गई। वो कहता है कि डिविडेंड जो है वो बराबर होता है डिवाइजर के इनटू क्वोशिएंट, यानी डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करो और प्लस करो रिमाइंडर को। तो पिछला जो मैंने जो इधर लिखा था उसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या बैक करके आप लोग देखें, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने लिखा था। डिवाइडेंड कौन सा है, डिवाइजर कौन सा है, क्वोशिएंट कौन सा है, रिमाइंडर कौन सा है, ठीक है। अब देखें, हम 75 को यहाँ पे लिख लेते हैं। 75 को उसने तो कहा था कि जो हमारे पास डिविडेंड है, डिविडेंड ये रहा हमारे पास 75 था उस क्वेश्चन के अंदर, उस एग्जाम्पल के अंदर। तो ये कहता है ये बराबर है डिवाइजर जिससे हमने डिवाइड किया था, क्वोशिएंट जो ऊपर हमारा आंसर आया था। तो इन दोनों को क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, +3, +3 क्या है? रिमाइंडर को हमने क्या करना है? ऐड करना है। तो इन दोनों, इन चारों के दरमियान ये रिलेशन बनता है, कहता है। तो हम देख लेते हैं क्या रिलेशन सही है कि नहीं है। तो सही है नहीं कि किस तरह पता चल जाएगा? अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया तो तब हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है। अगर नहीं आया तो फिर हम कह सकते हैं बिल्कुल गलत है, ये इसके बराबर, ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो देख लेते हैं। 6 को पहले 12 से ब्रैकेट वाले को सोल्व कर लेंगे। तो 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 72 + 3। तो फाइनल आंसर कितना आया? 75 इज इक्वल टू 72 + 3 कितना होगा? 75। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं हैंस RHS इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, RHS इज इक्वल टू LHS। समझ आ गई आप लोग को? तो होप सो ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह हम इन चार टर्म्स के दरमियान रिलेशन को प्रूव कर सकते हैं, या इन दोनों चार टर्म्स के दरमियान रिलेशन क्या है। तो अभी हम क्या कर लेंगे, अभी हम अपने चैप्टर का जो नाम था फैक्टराइजेशन, उसकी जानिब मूव करेंगे। अब देखेंगे कि ये फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है, आप लोगों ने बोर नहीं होना। ये छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो मुझे भी बहुत ज़्यादा तंग करते थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें कवर करा दूँ। और भी मैं आपको मैथमेटिक्स के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अलग वीडियोस बना के आप लोग को अपलोड कर दूंगा। उससे भी आप लोग अपनी जो अपने कन्फ्यूजन्स है उनको क्या कर लें, दूर कर दें। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम क्या कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन की तरफ मूव कर लेते हैं। तो इसको पहले रफ कर लेते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरा रह गया था बताना, भूल गया था। क्वेश्चन नंबर, ये जो आप लोगों की जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर डेफिनेशन जो है आप लोग की फैक्टराइजेशन की, मैं आप लोग को एक आसान सी डेफिनेशन करा देता हूँ। आप लोग बुक वाली फॉलो करें या जो मैं करा रहा हूँ उसको फॉलो करें, एक ही बात है, ठीक है। तो उस डेफिनेशन के अंदर अभी मैंने देखा कि उसके अंदर एक लफ्ज़ आया पोलोनोमियल। अच्छा, अभी आप लोग के ज़हन में ये सवाल आता होगा कि जी ये पोलिनोमियल होता क्या है। तो मैं आप लोगों को एक आसान सा मेथड बता देता हूँ।
तो और ये भी बता देता हूँ कि साथ साथ एक्सप्रेशन मैंने आपको पढ़ाया था अभी, इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन के दरमियान फ़र्क बताया था। तो इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन एंड पोलोनोमियल के दरमियान क्या फ़र्क होता है, तो अभी ये भी पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम फैक्टराइजेशन को स्टडी करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पोलोनोमियल जब भी लफ्ज़ आ जाए ना, तो आपने ये समझना है कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव में होनी चाहिए। बस इतनी सी बात आप लोग समझ ले तो आप लोग का जो पोलोनोमियल वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। बस इतनी सी बात। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस के अंदर पोलोनोमियल आता है तो तब हम डिस्कस कर लेंगे। बस डेफिनेशन में ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग को डेफिनेशन के अंदर लफ्ज़ आया पोलोनोमियल, तो वो आप लोग को डिस्टर्ब ना करें, इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ। लेट्स एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या उसको हम पोलोनोमियल कह सकते हैं या एक्सप्रेशन कह सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल वैसे ही लिख लेता हूँ यहाँ पे, मतलब अपनी तरफ से। तो एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1। देखिए स्टूडेंट्स, दिखने में तो ये क्या है, एक एक्सप्रेशन लगता है, तो बिल्कुल ये एक्सप्रेशन है। आप लोग ये ना कहे कि ये एक्सप्रेशन नहीं है, एक्सप्रेशन बिल्कुल है। तो अभी आप लोग से कोई सवाल पूछता है, यार ये बता दे कि ये पोलोनोमियल है कि नहीं एक्सप्रेशन है, तो आप लोग क्या बताएंगे? आप लोग कहेंगे कि ये पोलोनोमियल भी है और साथ साथ क्या है, एक्सप्रेशन भी है। मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि तमाम के तमाम जो पोलोनोमियल्स है ना, वो एक्सप्रेशंस नहीं होते। जितने भी पोलोनोमियल्स या तमाम पोलोनोमियल्स एक्सप्रेशंस नहीं हो सकते, बल्कि तमाम एक्सप्रेशंस जो है ना वो पोलोनोमियल हो सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग अपने जहन के अंदर बिठा लें। समझ आ गई? तो स्टूडेंट्स, मैं क्या बताना चाहता हूँ आप लोगों को, मैं कहता हूँ कि सारे के सारे जो पोलोनोमियल्स हैं ना, वो आप लोग के पास एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, और लेकिन तमाम के तमाम एक्सप्रेशंस जो हैं वो पोलोनोमियल नहीं हो सकते हैं। दोबारा से सुन लें, सारे पोलोनोमियल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, बट तमाम के तमाम एक्सप्रेशंस पोलोनोमियल नहीं हो सकते। देखें, अब यहाँ से आप लोग को सवाल पूछता है कि ये बता दें कि ये आपके पास पोलोनोमियल है कि नहीं है, तो आप लोग कहेंगे जी बिल्कुल पोलोनोमियल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इसका जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर तो खैर हम नहीं कहेंगे, बस पावर कहेंगे। पावर जो होता है वो कितना होता है, वो पॉजिटिव में होता है। तो आप लोग पोलोनोमियल की डेफिनेशन ही ये लिख सकते हैं कि द पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी पॉजिटिव। समझ आ गई? पोलोनोमियल की डेफिनेशन क्या होगी? द पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल तो हम इसको कहते हैं, आप लोगों को पता है, वेरिएबल इसको कहते हैं, इसकी जो पावर होगी वो मस्ट बी पॉजिटिव। बस नेगेटिव हो गई तो आप उसको पोलोनोमियल नहीं कह सकते। तो कुछ डेफिनेशंस में इस तरह भी है, नॉट नेगेटिव या नॉट पॉजिटिव, नॉट पॉजिटिव यानी तमाम के तमाम, नॉट नेगेटिव लिखा है कुछ, ये थोड़ा सा वो मसला कराता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखें, आप लोग को आसान सा तरीका बता देता हूँ कि कुछ डेफिनेशंस में क्या लिखा है कि द पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी नॉट नेगेटिव लिखा है। तो नॉट नेगेटिव का मतलब ही यही होता है कि वो पॉजिटिव, ठीक है। तो इससे बेहतर है हम क्या डेफिनेशन करें कि डेफिनेशन करें द पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी पॉजिटिव। बस इतनी सी बात है। तो इसको आप क्या कहेंगे? पोलोनोमियल कह सकते। अब दूसरी बात आती है कि क्या हम इसको एक्सप्रेशन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं आया है। समझ आ गई? तो इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। तो उसके पीछे हमें जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अभी वो हमारा काम नहीं है। नेक्स्ट जब हमारे पास इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। तो बस आप लोग सिर्फ इतना फ़र्क कर सके कि एक्सप्रेशन जो है, तमाम एक्सप्रेशन वो पोलोनोमियल हो सकते हैं, और तमाम के तमाम पोलोनोमियल जो है वो एक्सप्रेशन नहीं हो सकते। लेट एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, दूसरे एग्जाम्पल से। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं ये लिखता हूँ कि x-5, यानी x-5 नहीं बल्कि x की पावर जो है वो -5 है, प्लस 2x है, ठीक है। तो अब मुझे बता दें कि क्या ये एक्सप्रेशन है? तो बिल्कुल ये एक्सप्रेशन तो हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन भी नहीं है, तो एक्सप्रेशन तो कह सकते हैं। लेकिन क्या हम इसको पोलोनोमियल कह सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज द वेरिएबल और द पावर ऑफ वेरिएबल इज इन नेगेटिव फॉर्म, यानी नेगेटिव के अंदर है। वेरिएबल की जो पावर है वो किस में है? नेगेटिव। तो हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है पोलोनोमियल की जो वेरिएबल की जो पावर होता है वो मस्ट बी
पॉजिटिव होने चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नॉट पोलिनोमियल। उसके बाद कोई और एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 - 1 डिवाइड बाई 5 + 3x। अब मुझे बता दें क्या ये एक्सप्रेशन है, बिल्कुल ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अब मुझे बता दें क्या ये पोलिनोमियल भी है। नहीं जी, पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ इसके पावर जो है वो नेगेटिव में है। तो हमने पढ़ा है कि पोलिनोमियल का जो पावर होता है वो किस में होता है, वो होता है मस्ट बी पॉजिटिव। ये भी हम इसको भी क्रॉस कर लेंगे, इसको हम टिक कर लेंगे। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं, ठीक है, ये मैं इसीलिए आप लोगों को करा रहा हूँ। अगर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल ये लिखूँ x की पावर 1/5 प्लस, आप लोग खुद से एग्जाम्पल्स लिखें और कोशिश करें कि वो होते कि नहीं होते। 1 डिवाइड बाई x + 2। अच्छा, यहाँ पे आप लोग फिर कहते होंगे कि यहाँ पे अगर मैं ये कर लेता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये, तब थोड़ा सा आप लोग को कन्फ्यूजन होगी। यहाँ पे x की पावर जो है वो 5 है, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं रफ। अब मुझे बता दें कि x की पावर 5 + 1/x + 2, यहाँ पे क्या इसको हम पोलिनोमियल कह सकते हैं। पहले ये बता दें कि इसको हम एक्सप्रेशन कह सकते हैं, तो बिल्कुल कह सकते हैं, इस एक्सप्रेशन है। क्या पोलिनोमियल कह सकते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स का जवाब होगा जी हाँ, पोलिनोमियल कह सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल का पावर है जो है वो 1 में है। तो देखें यहाँ पे तो 1 में है इसका, यहाँ पे सॉरी, वेरिएबल का जो पावर है वो पॉजिटिव में है। थोड़े से बोलने में थोड़ी सी गलतियाँ होती, जल्दी जल्दी बोलने में, तो आप लोगों ने इन गलतियों का माइंड बिल्कुल नहीं करना। हमने क्या करना है, हमने बस समझना है इस लेक्चर को, अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमने इनको समझते हैं। बाकी जो इधर उधर की चीज़ें हैं वो हो जाती हैं, इन पे हमने ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जो चीज़ हमने सीखनी है तो बस सीखनी है, बाकी कुछ भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या हमें लोग हमें क्या कहते हैं, या हमारे ऊपर हमारी कौन सी गलतियां हैं, इनको हम नज़रअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ अपने टॉपिक के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो बात लंबी हो गई, यहाँ से आगे मूव करते। देखिए अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे तो इसके पावर 1 है, एक्स की पावर जो है वो 1 है पॉजिटिव में, यहाँ पे पॉजिटिव में, बिकॉज क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड में है, तो डिवाइड में पॉजिटिव में हो सकता है। तो देखिए अब मैं इसको सोल्व करूँ तो x 5 हो जाएगा, प्लस अब मैं इसको ऊपर लेके आना चाहता हूँ, तो ये x की पावर क्या हो जाएगी, हम मैथमेटिक्स का रूल है ये, ठीक है, ये हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी पढ़ेंगे कि हम क्या कर लेते हैं कि इसको हम अगर ऊपर लेके आएंगे इस -1 पॉजिटिव 1 को, तो x -1 हो जाएगा, यानी नीचे डिनोमिनेटर जब ऊपर आता है तो वो अपनी साइन को क्या कर देता है, खो देता है, और साइन उसकी बदल जाती है +2। तो इसको सोल्व करने के बाद हमें पता चला कि ये एक एक्सप्रेशन तो है लेकिन नो पोलिनोमियल, यानी ये पोलिनोमियल नहीं है। तो होप सो ये आपको अभी समझ आ गया होगा। तो अब ये आपको समझ आ गया, तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसको मिटा देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। वैसे मिटा देना लफ्ज़ वैसे अजीब सा है, मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए, तो आप लोग भी कोशिश कर लें कि ये लफ्ज़ यूज़ ना करें, बल्कि हम क्या यूज़ कर लें, इसको रफ़ कर लेते हैं, इसको साफ़ कर लेते हैं। तो ये अच्छे अल्फाज हैं, तो हमेशा अल्फाज का चुनाव हम अच्छा करेंगे तो इससे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है, बहुत बड़ा असर होता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको रफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद में फैक्टराइजेशन जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, इसको हम स्टडी करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, डिफ़ाइन कर लेंगे कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेफिनेशन। तो डेफिनेशन पूरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास टाइम बिल्कुल कम है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। फर्स्ट टॉपिक तो ये था, तो मैंने सोचा कि फ़र्स्ट टॉपिक को समझाने के बजाय मैं सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, फैक्टर क्या होता है। फिर हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं आप साथ साथ उनको नोट कर ले, साथ साथ आप लोग समझ लेंगे, तो इंशाल्लाह रहमान आप लोग को अब ये देखिए फैक्टराइजेशन समझ आया तो हम 5.1 को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बोर नहीं हो गए होंगे। ये हम मैं आपको बस मैं ये चाहता हूँ कि छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट भी आप लोग को मिल जाए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेफिनेशन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख के छोड़ देता हूँ यहाँ पे। तो अब देखिए मैं आप लोगों को डेफिनेशन क्या बताने जा रहा हूँ, यानी एक ऐसा प्रोसेस है, क्या फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम फैक्टर्स को ढूंढ लेते हैं, क्या कर लेते हैं, फैक्टर्स को फाइंड करते हैं। तो आप लोग सिम देखिए बुक के अंदर एक और वो डेफिनेशन है,
तो वो थोड़ी सी लंबी सी है, तो आप लोग की मर्ज़ी, हमें क्या चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट चाहिए, हमने कॉन्सेप्ट लेना है। तो फैक्टराइजेशन आप लोग सिंपली डिफाइन इस तरह कर सकते हो कि इट इज़ अ प्रोसेस in which we finding of factors। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम फैक्टर्स क्या कर लेते हैं, फैक्टर्स को फाइंड कर लेते हैं। अब वो फैक्टर्स को कैसे फाइंड कर लेते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसके थ्रू आपको समझा देता हूँ कि किस तरह हम फैक्टर्स को क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल में अपनी तरफ से यहाँ पे लिख लूँ, तो वो क्या है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है ए का पावर जो है वो क्यूब है प्लस 3a प्लस 2। अब देखें ये हमारे, देखिए यहाँ पे a का पावर आप क्यूब भी कर सकते हैं, बट हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे a के पावर जो है वो स्क्वायर करेंगे। अब ये हमारे पास एक टर्म है, ठीक है। अब इसका क्या करना है, वैसे ये आया कहाँ से, अब ये देखना है हमने, ठीक है। इसको ये आया कहाँ से, इसको देखने के लिए हम क्या कर लेंगे, इसको मैं आपको अभी समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये यहाँ से आया, मैं a+2 इंटू a+1, ये जो टर्म हमारे पास आई है, मैंने सोल्व किया है। इसको सोल्व करने के बाद देखा है कि वो उसकी ये टर्म इस तरह आती है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मल्टीप्लाई करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वो किस तरह आ गई है। अब इनको हम क्या कहते हैं, देखिए इनको हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है। तो इसके अंदर बेसिकली हमने क्या किया, फैक्टर्स को ढूंढना है, यानी हमने फैक्टर्स मालूम किया। इसके अंदर फैक्टर्स ये वाले बनते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। और दूसरे भी एग्जाम्पल्स है, आप लोग के बुक से भी मैं बुक वाले एग्जाम्पल भी समझा देता हूँ, तो आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए अब मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसको इन दोनों के साथ कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो मैं ए को बाहर रख लेता हूँ। अगर मैं ए को बाहर रखूँ, ए इधर आ जाएगा, प्लस ए प्लस इंटू यानी मल्टीप्लाई हो रहे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, तो a+1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, उसके बाद इस टू को भी हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, किसके साथ, इन दोनों के साथ। देखिए मल्टीप्लाई करने का ये प्रोसेस है कि आप इन दोनों को पहले, ये जो है इसको इन दोनों के साथ कर दो, इसको बाहर रख के ये दोनों अंदर रख के मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद इसको बाहर रखो, फिर इन दोनों को अंदर रखो, तो मल्टीप्लाई करने का ये प्रोसेस भी आपको आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देख लेते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास प्रोसेस आता है कि नहीं आता है। तो ए कितना आता है, ए को हम ए से अगर मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर, पहले मैंने आपको बताया था कि जो नंबर्स या वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो तब वो स्क्वायर में जाते हैं, अदरवाइज वो स्क्वायर में नहीं जाता। तो ए को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, 2a है तो स्क्वायर, प्लस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए 1 जा ए, ठीक है, ए आ जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, 2a, 2 से ए को मल्टीप्लाई करें 2a, प्लस 2 1 जा 2, तो यहाँ पे देखिए a स्क्वेयर प्लस a+2a कितना हो जाएगा, 3a प्लस 2। ये देखें, ये वाला इक्वेशन जो एक्सप्रेशन थी हमारी इक्वेशन, तो इसको हम नहीं कह सकते हैं, इतना ज़्यादा हमने पढ़ा है, फिर भी अगर इसको हम इक्वेशन कहेंगे तो फिर सारा का सारा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इज इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं आया, तो ये हमारे पास बेसिकली यहाँ से आया। तो इसके हमने फैक्टर्स ढूंढा था, ये हमारे इसके फैक्टर्स आए हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एक और एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे, देखें एग्जांपल बी जो है वो आपको दे दूँ, तो वो क्या है, 3y + 9।
इसको भी सॉल्व करना है हमने। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग सोचते होंगे कि यार ये किस तरह सॉल्व करेंगे। अभी हम 3y+9 को यहाँ पे तो कोई एक जैसे फैमिली मेम्बर्स है नहीं। इसको अगर ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर डिवाइड करने के लिए कोई इज इक्वल टू का साइन है नहीं। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम क्या कर लेंगे, किस तरह सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ किस तरह करते हैं। यहाँ से देखिए, सबसे पहले किसी भी इस चैप्टर के अंदर आपको अगर एक्सप्रेशन सॉल्व करना हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कोई कॉमन तो नहीं आ रहा। दोनों टर्म्स से देखना है आपने, अगर कॉमन आ रहा है तो आपने क्या कर लेना है, डायरेक्ट कॉमन लेना है। उसके बाद आपने इनको सॉल्व करना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से 3 को, और यहाँ से 3 को अगर कॉमन लिया तो 3 बाहर, y अंदर। तो फिर अभी 3 कितने ज़्यादा 3 होता है, तो 3 कितने टाइम्स 3 होता है, तो 3 तो अंदर कितना आ जाएगा। इसको आप इस तरह कर ले तो अंदर 3 रह गया। तो इनको भी हम क्या कह सकते हैं, अभी फैक्टर्स कहते हैं, जिसके अंदर हमने फैक्टर्स को ढूंढा है। यानी इस एक्सप्रेशन के अंदर हमने फैक्टर्स को ढूंढा है, तो इसको भी आप फैक्टर कह सकते हैं, इसको भी आप फैक्टर कह सकते हैं। तो ये आपके पास कहलाती है फैक्टराइजेशन। समझ आ गई आप लोग को, होप सो आपको समझ आ गई होगी। एक और एग्जांपल से हम दोबारा समझने की कोशिश कर लेते हैं। वो क्या है, अब देखें, बुक के अंदर भी आप लोग की एक एग्जांपल है, वो यहाँ पे उन्होंने इस तरह की दी है। वो है ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस ए सी। ठीक है, बस ये है। तो इसको मिटा देते हैं यहाँ से। अब देखें, मुझे बताएं यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर इस तरह की जब सिचुएशन हो तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि कोई कॉमन तो नहीं है, वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कोई कॉमन है, तो बिल्कुल यहाँ पे ए कॉमन आ रहा है यहाँ पे हमारे पास। तो ए लिखेंगे बाहर, अंदर रह जाएगा बी प्लस ए बाहर चला गया यहाँ से, तो सिर्फ और सिर्फ सी रह जाएगा। तो होप सो ये आपको समझ आ गया होगा कि इसके अंदर हमने फैक्टर्स ढूंढा है। तो इसका मतलब ये किया है कि फैक्टर्स ढूंढने का मतलब क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम फैक्टर्स ढूंढते हैं। तो डेफिनेशन के अंदर हमने पढ़ा है कि उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। बुक के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स है जो आप लोग के पास क्या देखें, इंट्रोडक्शन से नीचे ही आप लोग जब जाके देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप। तो इसको आप, अब फैक्टराइजेशन का भी लफ्ज़ समझ आ गया, एक्सप्रेशन लफ्ज़ भी समझ आ गया। अब इसके नीचे जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसको हम स्टडी कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल 1 को स्टडी करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं रिमूव यहाँ से। तो पहले मैं रिमूव कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है जो कि पेज नंबर 98 के अंदर है, 9 क्लास की बुक के। ठीक है, 98 के अंदर एग्जाम्पल नंबर 1 उसने हमें क्या दिया है वो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं। उसने कहा कि फैक्टराइज लिख के आगे क्या कहा उसने, चले हम ये इसी तरह लिख लेते हैं, फैक्टराइज। आगे उसने दिया है हमें 5a माइनस 5b प्लस 5c। ठीक है, अब उसने कहा इसको फैक्टराइज करो मतलब इसके फैक्टर्स ढूंढ लो। हमने डेफिनेशन के अंदर, पिछले डेफिनेशन के अंदर हमने पढ़ा है, बैक करके देख ले, या आप लोग स्क्रीनशॉट लिया या नोट किया तो अच्छी बात है, आप लोग साथ साथ इनको नोट कर लें। ठीक है, अब इसने फैक्टराइज करो कहा, तो फैक्टराइज हम कर लेते हैं। फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहला जो प्रोसीजर हमारा होता है वो क्या है, पहला जो हमारी टेक्निक हम उसको इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, उसमें देखेंगे कि कोई कॉमन तो नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे, अच्छे से देख लेना है आप लोगों ने, कॉमन है यहाँ पे, तो बिल्कुल जी यहाँ पे 5 हमें नज़र आ रहा है, तो 5 कॉमन है, तो 5 को हम क्या कर लेंगे, सबसे अलग कर लेंगे। अच्छा, कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है कि ये 5 सब में बराबर, सबके साथ इसका ताल्लुक है। ये 5 का जो है ना, 5 का ए के साथ भी ताल्लुक है, बी के साथ भी ताल्लुक है, सी के साथ भी ताल्लुक है। ठीक है, तो बस ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कॉमन का मतलब ये होता है कि इन सब के अंदर कॉमन है, ये चीज़ इन सब के अंदर है, सारे जितने भी टर्म्स है उसके साथ है, और इसका ताल्लुक सबके साथ है। तो अंदर क्या रह जाएगा, ए रह जाएगा, माइनस यहाँ से बी बाहर, सॉरी 5 बाहर निकल गया तो वो क्या रह जाएगा, बी रह जाएगा, प्लस यहाँ से भी 5 बाहर चला गया तो यहाँ से सी रह जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, बेसिकली हमने किया है कि इनके फैक्टर्स बनाए, फैक्टर्स यानी 5 एक फैक्टर है, ए माइनस बी प्लस सी एक फैक्टर है। तो ये भी आप लोग इनको भी क्या कह सकते हैं, फैक्टर्स।
ठीक है, फैक्टर्स, इसको भी आप फैक्टर कह सकते हैं। तो दूसरा जो एग्जांपल है आप लोग का, इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ये रिमूव। तो सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, सॉरी, ये हमारा सेकंड एग्जांपल, ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल है। तो उसने कहा कि फैक्टराइज करना है, आपने क्या करना है फैक्टराइज को। उसने कहा है कि ए 5a, देखिए 5a माइनस 5b माइनस 15c। पहले 5 था, अब 15 भी आया, तो आपने घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से इसको फैक्टराइज करने के लिए, फैक्टराइज का मतलब ही ये होता है कि इसको, इसके फैक्टर्स ढूंढने के लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अपनी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। वो क्या है, वो हमारे पास एक कॉमन ढूंढ लेंगे। क्या चीज़ इन सब के अंदर मौजूद है, तो हम देख लेते हैं 5 मौजूद है। किस तरह पता चल जाएगा 5 है, तो देखिए 5 को, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी इसके अंदर 5 से अगर हम इसको डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं तो हमारे पास 15 आंसर आता है। समझ आ गई। तो आप लोग, इसके अंदर 5 तो है ना, 5 3 टाइम्स है, ठीक है, तो एक 5 को हम बाहर निकालेंगे, तो a माइनस बी माइनस, अब 5 कितने टाइम्स 15 होता है, तो 5 बेसिकली होता है 5 3, तो ये 3c। ये आप लोग के पास क्या आया, यहाँ पे आप लोग का एग्जाम्पल, ये भी फैक्टराइज हो चुका है। तो फैक्टराइज हो चुका है तो आप लोग क्या नाम देंगे इसको, इसको नाम देंगे फैक्टर। ये 5 भी फैक्टर है, a माइनस बी माइनस 3c भी आप लोग के पास क्या है, ये भी आप लोग के पास कहलाता है फैक्टर्स। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया है कि जो ए पार्ट जो है ना, यहाँ पे देखिए आप लोग अपने बुक के अंदर देखें, उन्होंने फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप के ए प्लस के बी, सॉरी के बी प्लस के सी, इसका, सॉरी के सी, इसका ये मतलब होता है कि आप लोगों के पास जो पहली जो टाइप दिया है, उन्होंने कहा कि इस तरह की भी सवालात, इस तरह के सवालात आप लोगों के पास आ जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोगों ने घबराना नहीं है। तो इस तरह के सवाल आए तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे कॉमन देखना है, कॉमन बाहर निकालेंगे जो कॉमन है। तो यहाँ पे के कॉमन है, यहाँ पे फिर ए रह जाएगा प्लस बी रह जाएगा प्लस सी रह जाएगा। तो इसको भी आप लोगों ने क्या किया, फैक्टर्स के अंदर डिवाइड किया, यानी हमने फैक्टर्स को मालूम किया है। तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो चुका है। बाकी जो आगे जाके बी है, फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ टाइप ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, ये भी आप लोग के पास टाइप है। उसने कहा कि इस तरह के भी क्वेश्चंस आप लोग के पास आ सकते हैं। समझ हो सकता है आपको ये समझ नहीं आया होगा, तो पहली एक्सरसाइज के अंदर हम इस तरह की सवालात पढ़ेंगे जिस तरह मैंने आपको समझाया अभी, ठीक है। तो बाकी जो टाइप्स है साथ साथ मैं आप लोग को वो भी बता दे चलूँगा। अभी पहले एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेंगे अगर इसकी ज़रूरत पड़ गई। तो बस आप लोग सिंपल ये देख ले कि हमारे पास ये कह रहा है कि इस तरह के भी सवालात आपके पास आ सकते हैं। समझ आ गई होगी आप लोग को, उम्मीद करता हूँ। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अभी मैं आप लोग को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। रिक्वेस्ट ये है, आप लोगों ने घबराना नहीं है। मैं रिक्वेस्ट ये नहीं करूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो देखें, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है, अगर आपको यहाँ से फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा आप लोग को मिल रहा है, तो आप लोग क्या कर लें, सब्सक्राइब भी कर दें, साथ से शेयर कर लें। इसलिए शेयर कर ले कि आप लोग की जो कन्फ्यूजन्स दूर होंगी। ये हमारी वीडियो है, तो मैं आगे भी आप लोगों को कोशिश करता हूँ अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ समझा दूँ, तो इससे सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना, इस लेक्चर को साथ साथ नोट करते जाना है। अगर आप लोग लेक्चर को नोट नहीं करेंगे तो 1-2 दिन के अंदर भूलना पड़ता है। मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ। तो ये देखिए, लेक्चर जब हम सुनते हैं तो नोट करना ज़रा मुश्किल से हो जाता है हमारे लिए। मन नहीं करता है कि यार इसको हम नोट कर लें। नोट करना बहुत ज़्यादा लाजमी है। आप लेक्चर को साथ साथ नोट कर लें वहाँ से, या स्क्रीनशॉट भी ले लें। जब आपको ज़रूरत पड़ गई तो पूरी वीडियो प्ले करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस डायरेक्ट आप क्या कर लेंगे, वहाँ से देख लेंगे और पिक कर लेंगे। तो बाकी शेयर आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोग को ये लगता है कि इल्म जो है फैलाने में अगर आप लोग हिस्सा लेना चाहते हैं, सवाब आपको आप कमाना चाहते हैं, नेकियां कमाना चाहते हैं, तो आप उस नीयत से क्या कर लें, मेरे
इस वीडियो को आगे शेयर कर लें, तो दूसरे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको उनकी जो कन्फ्यूजन्स है वो सब के सब दूर हो जाएंगे। तो बाकी मैं सिर्फ मैथ्स नहीं, आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं और बेसिक जितने भी हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आते हैं हमारे लेवल तक, तो वो सारी चीज़ें भी मैं साथ साथ अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता जाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रही होगी या मिली होगी। मेरी वीडियोस से आगे भी इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा मिलेगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त। आपने इस वीडियो को अच्छे से नोट करना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना है। बाकी कोई भी अगर आपको इश्यू इसमें होता है तो आपने कमेंट्स में मुझे लिख के बता देना है। तो कोई भी अगर मैं मेरी वजह से आप लोगों को कोई नाराज़गी वाली बात मैंने की हो तो सॉरी कह देता हूँ। और साथ साथ अगर कोई गलती या कोई मिस्टेक मुझसे हो गई तो वो भी आप लोग बता दें। हम इंसान हैं, इंसान से गलती होती है और एज ए स्टूडेंट मुझसे तो हो सकती है कोई गलती। तो मैंने कोशिश तो ये की है कि बस आप लोग को समझाऊं, एज ए स्टूडेंट आप लोग को समझाने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स से ही अच्छा समझ आता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप लेक्चर को नोट कर लें, उसके बाद अच्छे से आपने समझना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।